पूर्व सीएजी विनोद राय की किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट बाजार में आ गई है। विनोद राय ने इस किताब में 2G और कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं, जिनको लेकर सियासी हलचल पहले से ही तेज थी। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने इस किताब और इसके खुलासों को लेकर पूर्व सीएजी विनोद राय से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरह TN शेषन ने इलेक्शन कमीशन को घर घर तक पहुंचा दिया था, उसी तरह से विनोद राय जी ने CAG को घर घर तक पहुंचा दिया था और आज उनका नाम देश के घर घर तक पहुंचा हुआ है और अपनी पहली पुस्तक लेकर वो हमारे सामने है। विनोद राय जी, मैं चाहूंगा कि एक ऑटोग्राफ हमें दे दें आप, और उसके बाद हम इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पुस्तक नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट बाजार में है, लेकिन कांग्रेस वाले आपका क्रिटिसिज्म करके हमेशा ये कहते थे यू आर जस्ट एन अकाउंटेंट। दैट इज वाई द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आई एम नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। और ये जो टाइटल मैंने चुना है, ये टाइटल मेरे चॉइस का नहीं है, ये इस किताब में ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CAG इज नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। लेकिन सर, मीडिया के लोग और जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर 44 सीटों पर आ गई तो वो सिर्फ आपके कारण, क्योंकि भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया इस देश के इलेक्शन के अंदर कि उसके चलते कांग्रेस की नैया पूरी तरह से डूब गई, और उसका सिर्फ अगर एक कोई कारण था तो वो CAG की 2 रिपोर्ट्स थी। ये तो आप बहुत ज्यादा क्रेडिट मेरे को दे रहे हैं और इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। देखिए, जो लोग मानते हैं सर, देखिए जो देश में मूवमेंट चले हैं, अन्ना हजारे का मूवमेंट हमारी वजह से तो नहीं चला, और आम आदमी पार्टी जो आई हमारी वजह से तो नहीं आई, और जो चर्निंग हुआ जिसके बारे में मैंने किताब में भी लिखा है, पुस्तक में लिखा है इसके बारे में, इन सोसाइटी जो चर्निंग आई, इसका श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो मैं तो जनरेशन नेक्स्ट को देता हूं, क्योंकि वो ये जनरेशन है जो कि बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, और ये किताब भी मैंने उस जनरेशन के लिए लिखा था। आपको नहीं लगता कि 2G और कोलगेट स्कैम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना चुनाव के अंदर? चुनाव में बना या नहीं बना, लेकिन देश में ये बड़ा मुद्दा अवश्य ही बना है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और देश में चूंकि बना तो चुनाव में भी बना। अब चुनाव में किसने क्या प्रचार किया ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार का ये एक मुद्दा जरूर बना। तो आपने ये पुस्तक UPA 2 के टाइम क्यों नहीं लिखी, या मई में क्यों नहीं लिखी? देखिए, या मई में क्यों नहीं रिलीज मैं बताता हूं। देखिए, इसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने खुद ही आपसे अभी कहा कि रिटायर करने पर मेरे को कोई ऐसी इच्छा नहीं थी किताब पुस्तक लिखने की। बहुत लेट मैंने नवंबर दिसंबर में तय किया कि लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे कोलीग्स ने, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स ने कहा कि देखिए ऐसी चीजें आई हैं जो कि आम जनता को, जनरेशन नेक्स्ट को आगे कराना चाहिए, जिसके बारे में उस टाइम एक तो मई तक समय भी बहुत कम था, क्योंकि किताब लिखने के लिए काफी रिसर्च करना पड़ा। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट्स मैंने बेस की हैं, क्योंकि बड़े क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, लेकिन अगर मैं मई के पहले निकालता तो आप लोग कहते कि बड़ी सेंसेशनलिज्म मैं तलाश कर रहा हूं और मैं शायद इलेक्टोरल प्रोसेस को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा कर रहा हूं। बिल्कुल। क्या आप श्योर हैं कि मनमोहन सिंह जी को 2G और कोलगेट घोटाले की जानकारी थी? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको जानकारी थी, ये तो ऑडिट रिपोर्ट में ही आ गया था, 2010 में ही आ गया था कि 15 नवंबर और 26 दिसंबर की जो चिट्ठियां उस समय वो मंत्री लिख रहे थे और उनको प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज कर रहे थे, वो चिट्ठियां तो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, मैंने भी उनकी कॉपी अटैच की है। कुछ चिट्ठियों में लिख दिया गया, बड़े साफ तौर से लिखा हुआ कि वो क्या करने जा रहे हैं। CAG फिर भी स्वतंत्र तरीके से काम करती है, लेकिन डिस्प्यूटेड फिगर्स हैं। CBI कहती है कि 30,000 करोड़ का लॉस था 2G में, और आप कहते हैं 1.76 लाख करोड़ रुपए का लॉस था। क्या आप अपने फिगर पे स्टैंड बाय करते हैं? मैं अपने फिगर पे 100% स्टैंड बाय करता हूं, और ये फिगर मैंने PAC में भी डिफेंड किया था, ये फिगर मैंने JPC में भी डिफेंड किया है। और देखिए, इसमें कि दो राय हो नहीं सकती इस फिगर में कि ये फिगर कैसे आया। 2008 में आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से पॉलिसी से आपने कुछ रेवेन्यू कमाया। 2010 में सरकार नहीं, हमने नहीं कहा, सरकार ने ही ऑक्शन प्रोसीजर फॉलो किया, उसमें कोई फर्क फिगर आया। दोनों के बीच में कितना फासला था हमने ये दिखा दिया, और कुछ नहीं। हमने नहीं कहा कि आप ऑक्शन करिए, हमने नहीं कहा कि आप
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो करिए। हमने केवल ये कहा कि सरकार ने 2 नीतियां फॉलो की हैं, इन दोनों नीतियों को फॉलो करने में रेवेन्यू लॉस सरकार को कितना हो गया वो हमने आपके सामने रख दिया बस। लेकिन सरकार और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि जीरो लॉस हुआ है, इसमें कोई लॉस ही नहीं है, तो प्रीएम्प्टिव लॉस है, इसको कैलकुलेशन गलत है, इसका दुनिया भर के आरोप उन्होंने लगाया आप पर। देखिए, सरकार ने अगर कहा है जीरो लॉस, ठीक है, सरकार की वो राय हो सकती है, लेकिन सरकार की एजेंसी, आपने खुद कहा, सीबीआई ने कहा कि 30,000 करोड़ लॉस है। अब मैंने हमारी रिपोर्ट में 3 चीजें कही गई हैं। पहली चीज ये थी कि रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए, ये बात सरकार ने एक्सेप्ट किया है और कहा कि क्रिमिनल कल्पेबिलिटी भी आएगी इस पे। दूसरी बात ये कही गई है कि गोल पोस्ट शिफ्ट किया गया। आपको याद होगा कि 1 सितंबर का डेट, कट ऑफ डेट दिया गया था, उसको 25 अगस्त करके एडवांस कर दिया गया, ये बात भी सरकार ने एक्सेप्ट की है। तीसरी बात रही केवल कंप्यूटेशनल लॉस, उसमें हमने भी कहा कि डिबेट होना चाहिए और डिबेट हो रहा है। सर, आपने पिछले साल तक हमेशा कहा कि प्रधानमंत्री का रोल बड़ा गरिमापूर्ण रहा है, लेकिन आपकी किताब एक तरह से कहती है कि उन्होंने कोएलिशन कंपल्शंस के चलते कुछ ऐसे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। ये वॉइस में इस तरह का चेंज क्यों? नहीं, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री का रोल, उन दिनों प्रधानमंत्री का रोल बहुत गरिमा के साथ रोल रहा। मैंने खाली ये कहा है, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है जी, कि 3 जनवरी को जब उन्होंने राजा साहब को रिप्लाई दिया और कहा कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, अगर उस टाइम, और मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है, अब मैं वो राय दे रहा हूं जो कि मैंने ऑडिटर सीएजी के तौर से नहीं दिया था, कि व्यक्तिगत राय है कि उस टाइम अगर कह देते कि इस पे आप निर्णय ना लीजिए, इसको आप जीओएम के सामने ले आइए, तब हो सकता है उस निर्णय का रुख कुछ और होता। आप ये 26 दिसंबर के लेटर की बात कर रहे हैं। 26 दिसंबर का जवाब जो कि 3 जनवरी को गया। आपको लगता है कि वो लेटर पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट था सरकार की पॉलिसी में? पैराडाइम शिफ्ट नहीं था, जो मंत्री करने जा रहे थे उन्होंने बता दिया 26 दिसंबर की चिट्ठी से कि हम क्या करने जा रहे हैं, और जो 3 जनवरी को जवाब गया है उससे शायद मंत्री को ऐसा लगा कि मेरा एक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर रहा है। आपने कोलगेट में कहा कि 1.86 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। 2G में एक तरह से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये ए राजा साहब या बाकी लोगों के कोल्यूजन से ये सब हुआ है, सीबीआई ने उन पर केस डाला है, लेकिन कोलगेट में हम किसको पिन पॉइंट कर सकते हैं? क्या खुद प्रधानमंत्री को? नहीं, इसमें कोलगेट में आप किसी को, कोलगेट जो आप लोग कहते हैं, किसी को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है। मैंने खाली ये कहा है कि लगभग 6,000 मिलियन टन कोयला के माइन बांट दिए गए, फ्री में दे दिए गए, और उस पे हमारा जो अनुमान लगाया गया, हम लोगों ने 1,84,000 करोड़ के लगभग लगाया है। मैंने किताब में लिखा भी है, शायद आपने देखा होगा, कि सरकार का अपना अंदेशा क्या था, कि अनुमान कितना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सेटअप की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, और उसका काम था कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो परमिशन दे रही थी उसको एग्जामिन करने की। ओडिशा के 2 माइन के बारे में ये कमेटी ने अपनी राय दी है, और उन दोनों माइनों में केवल 400 मिलियन टन कोयला था। इतना अनुमान था कि उसमें 400 मिलियन टन होगा, और ये 400 मिलियन की वैल्यू सरकार ने कितनी लगाई है आपको पता है? सरकार ने इस 400 मिलियन टन की वैल्यू 80,000 करोड़ लगाई, तो हम तो 6,500 मिलियन टन की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री लंबे समय तक कोल मिनिस्टर रहे और सबसे ज्यादा ब्लॉक्स उनके टाइम पर अलॉट हुए थे, तो आपको नहीं लगता कि उनकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी उस प्रोसीजर की बनती है। उस स्क्रीनिंग कमेटी प्रोसीजर जो था वो हमारी राय में सही नहीं था, और वही बात कोल सेक्रेटरी ने भी कहा कि ओपेक प्रोसीजर है, लॉबिंग हो रही है, प्रेशर आ रहे हैं, और विंडफॉल गेन भी कुछ लोगों को हो रहे हैं। तो उसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने 2004 में ही 1 नवंबर को ये निर्णय ले लिया था कि आगे से ऑक्शन फॉलो किया जाए, खाली वो प्रोसीजर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया।
कोयला जमीन के अंदर है, 218 ब्लॉक आवंटित हुए हैं और 3 दर्जन ही चालू हो पाए हैं, फुल कैपेसिटी में नहीं, तो इसको एक तरह से घोटाला कैसे माना जाए? 57 माइन आपने 2005 में अलॉट किए। क्यों अलॉट किए? पुराने प्रोसीजर्स अलॉट किए। क्यों? क्योंकि अर्जेंसी थी पावर जनरेशन की। आज तक मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने तक उनमें से 57 में से 26 माइनों में तो माइनिंग शुरू भी नहीं हुई है अभी, तो अर्जेंसी किस बात की? ये ऐसे अलॉटीज थे जिनको माइन तो मिल गया, अब वो रोक के बैठे हैं वो माइनों को कि उनका क्या किया जाए। 2004 और 2005 में पीसी पारिक साहब ने कहा था कि इसका ऑक्शन हो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये हमारी समझ से बाहर है। देखिए 2004 में पीसी पारिक साहब ने कहा कि इसका ऑक्शन होना चाहिए और प्रधानमंत्री जो कोयला मंत्री उन दिनों थे उन्होंने 1 नवंबर को इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हेंसफोर्थ ऑक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बस सरकार के प्रोसीजर्स में, सरकार के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में लपट गया और 2000 तक ये बिल भी पास नहीं हो पाया था। पॉलिसी मैटर्स पे आपने इंटरफियर किया, ये आप पर आरोप लगता है कि आपने ऑडिटिंग को छोड़ के पॉलिसी मैटर्स पे बातें कही, इसको आप कैसे लेते हैं? दीपक जी, मैंने तो लिखित रूप में उन दिनों प्रधानमंत्री जी से पूछा था, मैंने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी मेरी किताब में है कि हमें इस बात से बताया जाए कि हम कहाँ पॉलिसी एक्सीड किए हैं। पॉलिसी फंक्शन में हमने कहा दखल दिया है, किस बात में हमने कहा है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए थी, ये पॉलिसी। मैंने अभी आपसे कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2008 में था, 2010 में नवंबर में हमारी रिपोर्ट आई है, उसके पहले सरकार ने पॉलिसी बदल दी थी, अपने आप बदली थी, हमने रिकमेंडेशन भी नहीं दिया था। दूसरे, सरकार कोयले के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी प्रोसीजर फॉलो कर रही थी, अपने आप सरकार ने डिसीजन लिया इसको ऑक्शन करने के लिए। हम तो 2011 के लगभग गए हैं उसको ऑडिट करने। ये बताइए हमने कहां दखल दिया है पॉलिसी में? सर, आपने जो बातें कही थी कि संदीप दीक्षित और संजय निरुपम ने आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उसका उन्होंने डिनायल किया। उन्होंने कहा है कि आउटराइटली ये रबिश है क्लेम्स। आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, उनका वक्तव्य जो आया मेरी किताब को पढ़े बिना आया। जो भी कुछ मीडिया स्पेस में उन्होंने सुना, उन्होंने उसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 30 नवंबर को हमने प्रेजेंटेशन अपनी रिपोर्ट का पीएससी को दिया। उस टाइम अश्विनी कुमार जी ने मेरे से कहा था कि भाई प्रधानमंत्री को इसमें नहीं लाया जाए। और आप लोगों को याद होगा प्रधानमंत्री ने स्वयं एक ऑफर दिया था, चिट्ठी लिखी थी पीएससी चेयरमैन को कि अगर आप आवश्यकता समझते हैं तो आई वॉलंटियर टू कम एंड क्लैरिफाई इश्यूज टू द पीएससी। अब इसका डिबेट 2011 में चला कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए और उसमें कांग्रेस एमपीज की राय थी डोंट ट्रैक द पीएम इनटू दिस। मैंने लंच टाइम में जो डिस्कशन हुआ उसमें मैंने कहा देखिए जहां तक हमारी रिपोर्ट का सवाल है रिपोर्ट हमारी लिख दी गई है, पार्लियामेंट में रख दी गई है, इसमें कोई बदलाव अब नहीं आ सकता। और जहां तक प्रधानमंत्री को ड्रैग करने का सवाल है उसमें प्रधानमंत्री की चिट्ठियां आ गई हैं। पीएससी में लाना नहीं लाना ये तो पीएससी की प्रोसीजर का पालन करने का सवाल है, आप लोग डिसाइड करिए इस बात को। सर, आपने पुस्तक लिख दी है, मैंने कहा कि ये चुनाव अगर लड़ा गया है तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया है, चुनाव जीती है बीजेपी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीती है, तो आप पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, आप इंतजार करिए जब तक मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। कितने साल आपको इंतजार करने पड़ेंगे वो आप ही उसका अंदेशा लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा गया है और बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय भी दे दी है इसके ऊपर कि मैं तो बीजेपी सिंपथाइजर हूं या मैं कुछ। देखिए, मैंने केरला में 20-24 साल काम किया है, बहुत क्लोजली मैं सीपीएम गवर्नमेंट के साथ काम किया हूं और मेरे से कहा जाता था कि मैं उन दिनों सीपीएम चीफ मिनिस्टर नायनार साहब का बहुत ही चहेता फाइनेंस सेक्रेटरी था। करुणाकरन साहब के डिस्ट्रिक्ट में मैंने 7 साल काम किया है, उनके बहुत क्लोजली मैंने काम किया, उनको मैं बहुत मानता भी हूं, मैंने किताब में भी लिखा है। जब सीपीएम सरकार 2001 में बदली, AK एंटनी साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने भी अपने फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे को ही रखा, मैंने कंटिन्यू किया था। उसके बाद आप जानते हैं केरला में तब तक तो बीजेपी का कोई
प्रेजेंस ही नहीं था। उसके बाद मैं दिल्ली आया। अब अभी तक तो जहां तक मेरा अनुमान है, कोई मैंने ऐसे काम नहीं किया जो कि दिखाता है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं। अब आगे मैं ज्वाइन करूं या नहीं ज्वाइन करूं, आप ही लोग इसके जज बनेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि राज्यसभा सीट आपकी पक्की है, गवर्नरशिप आपकी पक्की है। तो दिलवाइए तो मैं तो बड़े क्लियरली कह रहा हूं कि राजनीति इज नॉट माई कप ऑफ टी। देखिए, हर एक इंसान जो होता है उसके कुछ अपने अपने कैपेबिलिटीज होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, और मैं ये भी समझता हूं कि राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे कोलीग्स को भी, RS पांडे साहब हैं, RK सिंह साहब, इन लोगों को मैंने इनकरेज किया जाने को। मैंने खाली यही कहा कि हर एक इंसान जो है वो अपने अपने तौर तरीके, अपने कटआउट, किसी काम के लिए कटआउट होता है। तो मैंने मेंटेन किया है कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, बस इतना ही। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए इस बुक को लिखने के बाद आप कहेंगे कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स? मैं किस बात पे पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहने जा रहा हूं? पूर्व प्रधानमंत्री जी किस लेवल पे हैं, मैं किस लेवल पे हूं? बात बहुत गलत है। मैं तो कभी उनको कह भी नहीं सकता। उनके लिए मेरे को रिस्पेक्ट और रिगार्ड इतना है। देखिए, प्रधानमंत्री रहने के नाते डिसीजंस बहुत सारे उन्होंने लिए। कुछ डिसीजन हमको आपको पसंद नहीं होंगे, लेकिन ये मैं कभी नहीं कह सकता कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेशन। गलत बात होगी, बहुत ही गलत बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद राय जी, और आप बहुत उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब सुपर डुपर हिट हो। सुपर डुपर हिट हो या ना हो, लेकिन जो मेरे को लिखना था, जो मेरे जहन में था, वो मैंने व्यक्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।